नमस्ते। भूमि नीति के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर चैनल का क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हमें और हमारे पूरे टीम को और भी अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आज पहले हम एनालिसिस करेंगे इंडियन नेवी का कटिंग एज स्मार्ट सिस्टम का। स्मार्ट सिस्टम यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। आसान भाषा में मिसाइल की सहायता से टॉर्पीडो रिलीज करना। यह सिस्टम लड़ाकू जहाज और पनडुब्बी दोनों को लगभग 650 किलोमीटर दूर तक अटैक करके उसे पूरा ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। आपको पता है कि यदि हम लोग समुद्र में कोई जहाज या पनडुब्बी को ध्वस्त करना चाहे तो उसके लिए टॉर्पीडो का यूज किया जाता है। तो अब यह सिस्टम ऐसा है कि यह सिस्टम मिसाइल से लॉन्च होगा और मिसाइल के अंदर ही टॉर्पीडो रहेगा। मिसाइल कुछ दूरी तक जाएगा और उसके बाद वहां तक जाकर टॉर्पीडो को रिलीज कर देगा और टॉर्पीडो अपना अटैक करने का जो जहाज या दुश्मन का पनडुब्बी को खोजकर उसे ध्वस्त करेगा। स्मार्ट सिस्टम एक कैनिस्टर से लॉन्च होने वाला 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड सुपरसोनिक मिसाइल है जो अपने में एक टॉर्पीडो को भी रखता है। टॉर्पीडो हल्का वजन का होता है जिससे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। मिसाइल 650 किलोमीटर तक के पूर्व निर्धारित दूरी तय करने के बाद पानी के स्तर तक उतरकर टॉर्पीडो को पैराशूट के सहायता से पानी में छोड़ देता है। यह एक स्मार्ट टॉर्पीडो होने के कारण यह खुद ही दुश्मन की पनडुब्बी या दुश्मन के जहाज को खोज के निकालता है और उसके नजदीक जाकर ब्लास्ट हो जाता है और जिससे ये दुश्मन का जो जहाज है या दुश्मन का जो पनडुब्बी है वह पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। तो इतना उन्नत तकनीक का यह सिस्टम भारत में ही बना है। इंडियन नेवी इसे भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर तैनात करने की इच्छा रखता है, जिससे भारत के समुद्री तट से ही दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी को तबाह किया जा सकता है। तो भारत के कोस्टल रीजन में ही इसे अशोक लीलैंड या ऐसे ही कोई ट्रक पे माउंटेड करके यहाँ उसी पर से इस सिस्टम को चलाया जा सकता है और चला के समुद्र में 650 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन का जहाज या पनडुब्बी को ये ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसको चलाने के लिए हमें कोई जहाज की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाज से भी चलाया जा सकता है, जहाज पे भी इसे माउंट करके चलाया जा सकता है, लेकिन यह कोस्टल रीजन से भी चलाया जा सकता है। तो इतना स्मार्ट सिस्टम ये नेवी का सिस्टम तैयार होकर भारत में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ है। तबाह करने की बात से थोड़ा पाकिस्तान के रुख कर लेते हैं। बलूचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट के फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के एंट्रेंस पे ही एक महिला खुद को ब्लास्ट में उड़ा देती है। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इस अटैक की जिम्मेवारी लिया है। ब्लास्ट के बाद अटैकर के साथी आए लोग कैंप में प्रवेश करके बहुत सारी तबाही मचाए हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को सुनाई गई मृत्यु दंड को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। यानी अवामी लीग के अनुसार शेख हसीना को जो मृत्यु दंड बांग्लादेश का कोर्ट दिया है वह एक राजनीतिक मूव है, राजनीति से प्रेरित होकर यह किया गया है, यह कोई जस्टिस नहीं हुआ है। दिसंबर में आपको पता है रशिया के
राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे आ रहे हैं। रशिया और भारत का मैत्रीपूर्ण रिश्ता कई दशकों से चल रहा है। उनके इस यात्रा के दौरान उम्मीद यह है कि S-400 के और भी बैटरीज के लिए समझौता होगा। आपको पता है कि 2 बैटरीज इसके पूर्व भी, इसके पहले भी डील हुआ था, जो 2 बैटरी अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण डिलीवरी लेट हो रहा है। इस उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि पुतिन साहब के आने से ये 2 बैटरीज जल्दी डिलीवरी होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे और भी नए बैटरीज आ सकते हैं S-400 के। S-500 के भी बैटरीज रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है। हो सकता है S-500 के और भी बैटरीज की भी समझौता हो सकता है। इंडिया रशिया से S-500 के और भी बैटरीज खरीद सकता है। आपको याद होगा ही कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में इस S-400 सिस्टम ने बहुत ज्यादा पाकिस्तानी टारगेट्स को सफलतापूर्वक तबाह किया था। यहां तक कि 314 किलोमीटर की दूरी से एक पाकिस्तानी एवैक को भी उड़ा दिया था। यह एक तरह का रिकॉर्ड है जो भारतीय एयरफोर्स ने उस समय अचीव किया था। 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी एवैक को उड़ा दिया गया था। एवैक वो प्लेन होता है जो उड़ते रहता है, हवा में ही रहता है और उसी समय उस समय सारे उसमें रेडार्स लगे हुए रहते हैं जो जिससे वो यह देख सकता है कि कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है। वो पूरा सिस्टम को मुआयना करते रहता है। जब एवैक उड़ा दिया गया भारतीय एयरफोर्स के द्वारा तो पाकिस्तान एक तरह से ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया, तो कुछ देख नहीं पा रहा था कि कौन सा भारतीय जहाज आ रहा है, नहीं जा रहा है। इसी कारण से भारत और भी अपने जो अटैक्स के ऊपर अटैक्स कर पाए सफलतापूर्वक, ये एवैक को उड़ाने का ही नतीजा था। दिसंबर के सेकेंड वीक में और एक खबर है। दिसंबर के सेकेंड वीक में जनरल इलेक्ट्रिक के F-404 इंजन जो हमारे तेजस प्लेन में लग रहा है, उसका भी डिलीवरी होगा। ये 5th इंजन की डिलीवरी होगा। उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी इंजन जो बहुत दिनों से डिलीवरी डिले हुआ है वो भी डिलीवर्ड हो जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रिक बार बार इंजन देने में लेट कर रहा है। उम्मीद यही है कि अब इंजन और जल्दी देगा। भारत और भी जगह से इंजन लाने की कोशिश कर रहा है, अपना खुद का एक इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका पूरा प्रोप्राइटरशिप भारत का ही होगा। साफरान और हैल के बीच में ये समझौता हुआ है और एक नया इंजन बनाने का डेवलपमेंट का भी प्रोसेस चालू है। आगे भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियारों के गलत हाथों में जाने का अंदेशा रखा है। इसे कंट्रोल करने के लिए सभी देशों को एक पुख्ता सिस्टम तैयार करने के लिए आह्वान किया है। गुजरात के कुछ डॉक्टर्स ने राइसिन नामक जहर का या पॉइजन का बनाकर उससे पॉइजन से हजारों लोगों की हत्या करने की प्लान किया था, लेकिन शुक्र है कि समय पे जो प्लान किए सारे को पकड़ा गया। इसमें मुख्य अभियुक्त अहमद मोयुद्दीन शेख, आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद सलीम बताया जाता है। डॉक्टर जयशंकर जी का वक्तव्य इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से यह टेरर मॉड्यूल ने एक जैविक हथियार एक तरह से बना लिया था, एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस राइसन को बना लिया था। इसको कंट्रोल करने के लिए देशों में यदि तालमेल सही हो तो आगे ऐसा कोई जैविक हथियार या जैविक या पॉइजन बनाने में नहीं पाएगा या बनाने में बहुत डिफिकल्ट होगा, ताकि ये और कोई ऐसा पॉइजन ना बना सके। तो इसमें अलग अलग देशों को एकजुट होकर इसको रोकने की सख्त से सख्त आवश्यकता है, बहुत जरूरी आवश्यकता है। नहीं तो एक बायोलॉजिकल वेपन हजारों लोगों को एक बार में मारने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसको कंट्रोल करने का सिस्टम, मैकेनिज्म लाना बहुत जरूरी है।
आज का अंतिम एनालिसिस हम लोग पाकिस्तान के अत्यंत नाजुक इकोनॉमिक परिस्थिति का करेंगे। सिर्फ चाइना के जो CPEC प्रोजेक्ट चाइना ने पाकिस्तान में किया था, जिसमें वो ने रोड्स बनाए हैं, जिसमें वो डैम्स बनाए हैं, जिसमें वो अलग अलग बंदरगाह बनाए हैं, पोर्ट्स बनाए हैं, उसी का पाकिस्तान को चाइना को रिटर्न करने के लिए कम से कम $30 बिलियन रिटर्न करने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने और भी कंट्री से लोन लेके बैठा हुआ है, तो उसका भी EMI उसे चुकाना है। और बहुत सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का भी पाकिस्तान ने पैसा लेके रखा है, जैसे IMF है, उसका भी उसको EMI का किस्त वापस करना है। तो आपको हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान एक अत्यंत खराब इकोनॉमिक परिस्थिति में पड़ा हुआ है। इसके कारण पाकिस्तान का नेतृत्व ही है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स में अपने राय और जो सजेशंस है हमारे चैनल को और भी इम्प्रूव करने के लिए आप जरूर दें। आपका कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपके कमेंट से ही हम जान पाएंगे कि हमारा काम आपको कितना पसंद आ रहा है और इसमें और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारा वीडियोस आपको और अच्छा लगे। आप ये भी सजेशन दे सकते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स पे और आगे वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको वो देखने में अच्छा लगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।